नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया और यह अधिसूचना जो है सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम को धरातल पर लाने के लिए यानी कि व्यवहारिक रूप से उस कानून पर अमल करने के लिए लागू कर दिया गया। अब यहां पर आप जानते हैं कि 2019 में ही यह कानून पारित करा लिया गया था। जैसा कि मैं पहले भी कल भी एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लोकसभा से इसे 9 दिसंबर 2019 को ही पास करा लिया गया था। राज्यसभा में यह 11 दिसंबर 2019 को यह पारित हो चुका था। उसके बाद कानून की शक्ल लेने के लिए प्रेसिडेंट के पास इसे भेजा गया था, जिस पर प्रेसिडेंट ने 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर कर दिया था और यह कानून की शक्ल ले लिया था। लेकिन उस समय पूरे देश में इसको काफी विरोध का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के गृह मंत्रालय उस समय अधिसूचना जारी नहीं कर पाई थी, जिसे कल यानी कि 11 मार्च 2024 को शाम के 6 बजे में अधिसूचना गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है। इसके तहत क्या क्या बातें कही गई है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल बहुत सारी बातें मैंने आपको बता ही दिया था। आज जो हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु रहने वाला है, यहां पर देखिए, सीए के तहत किसे यानी कि नागरिकता मिलेगी, तो किसे नागरिकता मिलेगी, क्या किसी की नागरिकता जाने की बात यहां पर कही जा रही है, इस बात को हम देखेंगे। और नागरिकता जिन्हें भी मिलेगी उसको नागरिकता प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, तो आज हम प्रोसेस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि कल नोटिफिकेशन आया ही था तो प्रोसेस पर बहुत अधिक जानकारी हमारे पास भी नहीं था। अब पूरी जानकारी आ गई है तो उस पर हम विस्तार से इसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहां पर देखिए, पहले शब्द पर ध्यान दीजिए, कहा गया है नो पासपोर्ट नो वीजा। पहली बात यहां पर यानी कि एक बहुत बड़ी राहत दी गई है, इस अधिनियम के तहत यह बताया गया है। अब यहां पर देखिए, द गैजेट ऑफ इंडिया में इसे प्रकाशित कर दिया गया है, यही अधिसूचना जारी कर दिया गया है, सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से आ चुका है। अब सीएए क्या है, कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, आज थोड़ी सी ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 3 देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको लेकर के बात की गई है। 3 देश कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। ये तीनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसके अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि यहां पर बहुसंख्यक समुदाय कौन है? वह मुस्लिम वर्ग है इस तीनों ही देश में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी देश में इस बात की तो उम्मीद नहीं की जाएगी कि वहां बहुसंख्यक समुदाय का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो, अल्पसंख्यक समुदाय का ही हो सकता है। तो इस 3 देश में 6 अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं, और यदि उनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है तो वे सीएए के तहत भारत के नागरिक बनने के पात्र हो जाएंगे, यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। सबसे पहले ये 6 देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए, इसके तहत हिंदू, उसके बाद सिख, ये 6 जो हैं इन 3 देश में माइनॉरिटी हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद पारसी, बौद्ध, जैन और एक आ जाएंगे ईसाई। तो ये जो 6 हैं, इसके तहत ये बात किया गया है कि ये 6 जो है यहां पर इस 3 देश में अल्पसंख्यक है, और इनका लगातार यह देखा गया है कि धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया गया है। इसीलिए ये लोग जो हैं यहां भारत में आ जाते हैं शरणार्थी बनकर के कि इन्हें संरक्षण चाहिए, ठीक है। अब यहां पर डेडलाइन जैसा मैंने कहा फिक्स कर दिया गया 31 दिसंबर 2014, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले ये 6 माइनॉरिटी इन 3 देशों से यदि भारत आए हुए हैं तो इन्हें सीएए के तहत नागरिकता देने की बात की गई है। इतना मामला आपको समझ में आ गया। तो किसे मिलेगा ये तो मामला हमें समझ में आ गया, कैसे मिलेगा ये अब हम आज चर्चा करेंगे, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर जो विवाद की स्थिति थी, तो देखिए यहां पर जितने भी हैं इसमें ये आपको क्या दिखेंगे? गैर मुस्लिम दिखेंगे, ठीक है। गैर मुस्लिम समुदाय दिखेंगे, इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, और यही विवाद का कारण है कि कहा जा रहा है कि इसको लेकर के ये धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया है। भेदभाव का आधार क्या बताया जा रहा है? धार्मिक। और ये जो है संविधान, इसे कहा जा रहा है कि यह कानून जो है वह गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक कहने का तात्पर्य है कि यह संविधान सम्मत नहीं है, और इसके लिए फंडामेंटल राइट्स जो कि संविधान के भाग 3 में है, उसके तहत ये जो हमारा है समता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक है, अगर आर्टिकल की बात करेंगे, उसके तहत यहां पर 14
आर्टिकल 14 की बात की गई है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति को कहा गया है कि वह समान होगा, लेकिन यहां पर कानून जो है भेदभाव करता हुआ नजर आ रहा है और वह धार्मिक आधार पर मुसलमानों के साथ। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज ही याचिका लेकर के पहुंचा गया है कि इस कानून पर स्टे लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। ठीक है, और इसे कहा गया है कि यह गैर संवैधानिक है। किस संस्था के द्वारा यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है? इस संस्था का नाम है द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आप इस पर सुनवाई कीजिए हमारी याचिका पर और इस कानून को गैर संवैधानिक ठहराते हुए इसे रद्द कर दीजिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु आज का रहने वाला है वह यह है कि सीए के तहत यह मामला तो हम समझ गए कि इस 3 देश से 6 अल्पसंख्यक समुदाय जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित होंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं शरणार्थी बनके, तो उन्हें मिल जाएगा भारत की नागरिकता। लेकिन प्रोसेस क्या है? वे लोग जो देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, इन 3 देश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय, वे कैसे इसको अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसेस है, इसको लेकर के हम बात करते हैं। देखिए, कैसे मिलेगी नागरिकता? गृह मंत्रालय ने अपने अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया है कि एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि डीएम के पास पंजीकरण कराना पड़ता था। जैसे कि आप आईएएस बनेंगे तो आप जब डीएम बनेंगे तो नागरिकता देने में आपकी भूमिका होगी, आपके पास एक काम यह भी होगा। लेकिन ये जो सीए का मामला है इसमें डीएम की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। यहां कलेक्ट्रेट में जाकर के लोगों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे अपने मोबाइल फोन से ही इस पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद एक समिति है, उस समिति पर जांच करेगी, आपके आवेदन पर कुछ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, वे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जांच में सही पाए गए तो आपको जो है एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ये पूरा यहां पर मसला है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, डिटेल से हम चीजों को समझ लेते हैं। पहले क्या था, आवेदकों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चूंकि इसी 3 देश की बात की गई है, कि वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ आवासीय परमिट की एक प्रति आवश्यकता होती थी। एक जो कॉपी उन्हें देना पड़ता था आवासीय परमिट का और वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ। अब पासपोर्ट और भारत द्वारा जारी आवासीय परमिट की आवश्यकता नहीं है। पहले ही मैंने कहा ना कि पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है, भारत सरकार जो यहां आने पर आवासीय परमिट देती थी इसकी भी आवश्यकता नहीं है, यहां पर जो वीजा दिया जाता था इसकी भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये 3 चीज जो था वही अहम था, यही रोक रहा था, इस तीनों ही चीजों को हटा दिया गया है। ठीक है, अब वीजा के स्थान पर होगा क्या कि देखिए, वीजा के स्थान पर स्थानीय निकाय, जो भी स्थानीय निकाय होंगे वहां के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, यदि वे प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं तो इतना ही पर्याप्त हो जाएगा इस पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पोर्टल का लिंक क्या है वह भी आपको मैं बता देता हूं। अब देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट बता दिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट तौर पर कि ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट मतलब इतना नहीं है कि इतना सारा होना चाहिए, इसमें से कोई एक चीज यदि आपके पास हो जाता है, यानी कि आपके पास कहने का तात्पर्य है उन लोगों के पास जो कि शरणार्थी हैं, 31 दिसंबर से पहले आए हुए, 31 दिसंबर 2014 से पहले, और ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय, और जो 3 देश मैंने आपसे कहा, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, तो उनमें से देखिए क्या क्या है। इसमें कहा गया निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान की नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कोई एक है, यहां 9 बताया गया। देखिए, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति, यदि वो व्यक्ति हैं भारत आए हुए हैं और उनके पास उन 3 देशों का या जो भी देश से संबंधित हैं उसके पास पासपोर्ट की कॉपी है तो इतना पर्याप्त होगा। भारत में विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होते हैं या फिर विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट होना चाहिए। हालांकि पहले जो था आवासीय परमिट आवश्यक हुआ करता था, ठीक है, लेकिन इस बार जो है सीए के तहत इसे हटा दिया गया है। लेकिन ये यदि है तो और अच्छा, यह भी आपके लिए काम कर जाएगा उन लोगों के लिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा उनका जन्म प्रमाण पत्र यदि जारी किया गया है तब भी उनके लिए लाभकारी हो जाएगा। इन 3 देशों में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र या कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वे भी कागजात के रूप में काम कर जाएंगे। इन 3 देशों के सरकार के द्वारा कोई अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी अभिकरण द्वारा
किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज यदि उनके पास है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इन 3 देश के सरकारी अधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस हो या लाइसेंस के अलावा प्रमाण पत्र हो तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि इन 3 देशों में भूमि या किराएदार अभिलेख भी उनके पास है तब भी वो एलिजिबल हो जाएंगे। कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता हो कि आवेदक के माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी में से कोई एक 3 देशों अर्थात ये जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक हैं या रहे हैं तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस 3 देश में सरकारी प्राधिकरण या सरकारी अभिकरण द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है, यदि इसमें से मैंने डिटेल से बता दिया कोई एक भी डॉक्यूमेंट उनके पास है तो वे सभी लोग CAA के तहत यहां पर ये जो मैंने बताया था कि पोर्टल, उस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। शर्त बस इतना है कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों। ठीक है, यहां पर इस बात को समझ लेना है। ठीक है, इतना मामला क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये चीज हमने देख लिया। अब यहां पर समझिए, आवेदक के 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार होगा। देखिए, सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, गृह मंत्रालय ने सबसे पहले एक चीज बता दिया कि वे कौन कौन लोग होंगे जो अप्लाई कर सकते हैं और उन लोगों के पास जरूरी क्या कम से कम एक दस्तावेज होना चाहिए। तो यहां पर 9 दस्तावेज जो है उसका सूची दे दिया गया। अब लेकिन कहा गया, मैंने आखिरी में कहा कि वे सभी कम से कम 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों शरणार्थी के रूप में। अब यहां पर कैसे तय होगा, हम कैसे समझेंगे, गृह मंत्रालय कैसे समझेगी कि अमुक व्यक्ति जो है शरणार्थी बन के इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आया हो। इसको लेकर के भी गृह मंत्रालय ने स्पष्ट यहां पर जानकारी दे दिया है। अब देखिए, पूरा 20 पॉइंट दिया हुआ है, जरा हम देख लेते हैं इसको। भारत आगमन पर वीजा या आव्रजन टिकट की उनके पास जो है प्रति है, कॉपी है, तब माना जाएगा। अब जाहिर सी बात है, ये कॉपी अगर उनके पास होगा तो उस पर डेट तो लिखा होगा और डेट से पता चल जाएगा कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं या कि नहीं। अगर पहले आए हैं तब तो वो एलिजिबल हैं, नहीं तो फिर उनको वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या भारत में विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट। अब अगर इस पर भी होता है उनके पास, इस पर भी डेट अंकित होगा तो उससे पता चलेगा। जनगणना संबंधी सर्वेक्षण करते समय भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं, शरणार्थी बनकर के यहां पर भारत में रह रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताऊं तो बंगाल में एक समुदाय है जिसका नाम है मतुआ समुदाय। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, मतुआ समुदाय, ये जो है कम्युनिटी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ये कम्युनिटी लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रही थी और जब CAA जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई तो इस कम्युनिटी ने काफी जश्न मनाया है, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा। इसकी वजह यही है कि ये कम्युनिटी जो है, इनका कहना है कि हम 31 दिसंबर 2014 से तो पहले ही, बहुत पहले आ चुके हैं और हमारे पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, इसीलिए यदि CAA लागू हो जाता है तो हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो कि अब मिलता हुआ इनको नजर आएगा यदि ये डॉक्यूमेंट में से कोई एक ये दे देते हैं। उसके अलावा एक और समुदाय है जिसका नाम है सिंधी। सिंधी शरणार्थी जो हैं ये कहां पर है, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है ना, MP, मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है, भोपाल में। भोपाल में लंबे समय से ये शरणार्थी बनके हैं, तो इनका भी यही कहना था कि हम 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। तो अगर मान लीजिए ये 31 दिसंबर 2014 से पहले ही हैं, तो जब भी जनगणना संबंधित सर्वेक्षण हुआ होगा तो जो भी जनगणना करने वाले अधिकारी रहे होंगे वह तो ये मान लीजिए जनगणना के समय ये पता उनको चल गया होगा कि ठीक है ये समुदाय से व्यक्ति हैं और ये भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन वे उन व्यक्तियों को कुछ एक पर्ची जारी करते थे, तो वो पर्ची उनके पास होना चाहिए। उस पर्ची पर डेट लिखा होता है और उस पर्ची के आधार पर पता चल जाएगा 31 दिसंबर 2014 से पहले का है या कि बाद का है। यह मामला समझ में आ गया। उसके बाद भारत में सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति या प्रमाण पत्र या परमिट, चालक अनुज्ञप्ति सहित आधार कार्ड आदि भी होना चाहिए। अगर कोई है तो मतलब या
समझ रहे हैं? यानी कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर ये हो जाए, मतलब कोई एक हो जिसपे तारीख अंकित हो। जैसे इस पर था कि कोई एक उनके पास कागजात हो जो ये प्रूफ कर दे कि यह व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का रहने वाला है। यानी कि पहला जो ये दिया गया है यह स्थान के बारे में है, यानी कि यह कंफर्म करना चाह रहा है कि आप इसी 3 देश से संबंधित जो है अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं कि नहीं। और दूसरा जो है आपके लिए क्या जानना चाह रहा है, दिनांक जानना चाह रहा है कि आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे कि नहीं। आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड, क्योंकि इस पे भी डेट होगा। सरकार या न्यायालय द्वारा शासकीय स्टांप के साथ आवेदक को जारी किया गया कोई पत्र, इस पे भी डेट होगा। भारत में जारी आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र यदि होता है, मान लीजिए बहुत समय से उसके पेरेंट्स यहाँ पर शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उनके बच्चे अगर होते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र तो बनेगा, उस पर तारीख होगा। आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किराएदारी अभिलेख या रजिस्टर किराया वगैरह हो तो भी चल जाएगा। जारी करने की तारीख के साथ पैन कार्ड जारी करने वाला दस्तावेज हो। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी अन्य वित्तीय संस्था जैसे कि बैंक या किसी अन्य लोक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज हो जिस पर दिनांक हो तो उससे भी यह जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ और बातें हैं, किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र हो, क्योंकि तारीख उस पर भी होता है। आवेदक के नाम पर बैंक अगर है तो प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है उससे भी काम चल जाएगा, या डाकघर खातों से संबंधित और उसके द्वारा जारी अभिलेख और बैंक ब्यौरे। आवेदक के नाम पर भारत में बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां आदि है। आवेदक के नाम पर विद्युत संयोजन कागजात या विद्युत बिल यानी कि बिजली बिल, सीधा आप समझ लीजिए, शब्द पे ना जाइए, हिंदी का थोड़ा जटिल शब्द इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। आवेदक के संबंध में न्यायालय या अधिकरण अभिलेख या आदेशिकाएं हो, चूंकि देखिए इन सभी कागजात पर तारीख होगा। ऐसे ही कुछ और देखा गया है, भारत में जारी आवेदक का विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र हो, विद्यालय या महाविद्यालय या बोर्ड या विश्वविद्यालय अथवा शासकीय संस्था द्वारा जारी किया गया अकादमिक प्रमाण पत्र कोई हो, आवेदक को जारी किया गया नगर पालिका व्यापार लाइसेंस होता है, विवाह प्रमाण पत्र होता है, इन सभी पर देखिए तारीख लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार इस पे सभी पे कहा गया कि प्रमाण पत्र, तो इस पर कहीं ना कहीं डेट की बात होगी, उससे हम जान जाएंगे, गृह मंत्रालय ये समझ जाएगी कि ठीक है 31 दिसंबर 2014 से पहले की बात है या कि बाद की बात है। उपरोक्त दस्तावेज किसी भारतीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने चाहिए और वे उनकी वैधता अवधि के आगे भी स्वीकार होंगे। दस्तावेजों से यह सिद्ध होना चाहिए कि आवेदक ने भारत में 31/12/2014 को या उसके पूर्व प्रवेश किया था, जो कि मैं पहले से ही कह ही रहा था आपको कि हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि 31 दिसंबर से 2014 से पहले वह व्यक्ति भारत में आया था कि नहीं। यह मामला आपको समझ में आ गया। यानी कि दो चीजें आपको मैंने बता दिया कि वह किस देश का नागरिक है, यानी कि पहले रहा हो, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, वह हम समझ जाएंगे। उसके लिए दस्तावेज की जानकारी दे दी गई है कि क्या क्या होना चाहिए, और फिर वह किस तारीख को आया उसको जानने के लिए भी गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब पहले क्या कहा जाता था कि भारत के जो संविधान में 8वीं अनुसूची दिया गया है, आप जानते हैं 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान का किस चीज को लेकर के बात करता है, भाषा को लेकर के, ठीक है। और 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहां पर पहले कहा जाता था कि ये जो 22 भाषा है इसमें से किसी एक भाषा की कम से कम उसको जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी जो हो सिर्फ मौखिक नहीं बल्कि प्रमाण पत्र इसका होना चाहिए कि उसे इस बात की जानकारी है, उसने सीखा है, पढ़ा है, समझा है, ठीक है। इसके लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जो ये नया प्रावधान किया गया है सीए में, ये खत्म कर दिया गया है। यानी कि आप कहेंगे क्या भाषा की जानकारी नहीं होनी चाहिए कोई एक भाषा की? नहीं, भाषा की जानकारी अभी भी होनी चाहिए। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें से किसी एक भाषा की जानकारी अभी भी हो, बस अब प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, इतनी सख्ती नहीं बरती गई है। फिर क्या किया है गृह मंत्रालय ने? गृह मंत्रालय ने व्यवहारिक स्वरूप बताया है। व्यवहारिक स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है कि संभव है बहुत लोगों के पास जो है प्रमाण पत्र नहीं होगा, लेकिन समय के साथ वे रहते हुए यहाँ पर कामकाज करते हुए, शरणार्थी जब वो रहे हैं तो यहाँ पर रहते हुए उस भाषा को सीख गए होंगे, तो उन्हें क्या होगा कि भाषा बोलने में वो सक्षम हो जाए। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बोलने आना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के मामला यह है कि उन्हें
भाषा की जानकारी यदि हो जाता है तो भी वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक अलग से ये प्रावधान है, इसे भी आप समझ गए होंगे। अब यहां पर हम आ जाते हैं कि आवेदन कहां करना है। मैंने पहले आपको बता दिया कि आवेदन करने के लिए योग्य कौन कौन लोग हैं, ये चीजें हम समझ गए। आवेदन करने के लिए किन किन जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, ये बात हम समझ गए। अब हम चलते हैं कि ये सब चीजें एक फाइल में, मान लीजिए कोई शरणार्थी आया है और उसके पास ये सारी चीजें हो गई है। अब वो ढूंढ रहा है कि भैया ये हमें बता दीजिए कि हम आवेदन जाके कहां करें, मुझे जल्दी से जल्दी भारत की नागरिकता चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे जरूरी काम रुके हुए हैं। तो चलिए उसके लिए यहां से कैसे, देखिए आवेदक को जिलाधिकारी के पास आवेदन अब नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आप डीएम बन जाएंगे तो आपके पास एक काम रहेगा, आप कहेंगे, आप तो कह रहे हैं कि यहां पर डीएम के पास आने की जरूरत नहीं है, हमारा काम छीन लिया आपने। अभी भी आपके पास काम होगा, बस ये होगा कि आपके अधिकार को इसमें थोड़ा सा गृह मंत्रालय ने सीमित कर दिया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी काम तो आप ही के पास होगा, लेकिन ये जो पूरा पंजीकरण वगैरह की प्रक्रिया है यह ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन माध्यम से कर दी गई है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए ये वेब पोर्टल है, तो इस वेब पोर्टल पे जैसे ही जाकर के क्लिक किया जाएगा, यहां पर लिखा है इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन .nic.in, यही है वेब पोर्टल। इस वेब पोर्टल पे जैसे ही क्लिक कर जाएंगे उस पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पर जो जरूरी आपसे जानकारी मांगी गई है वह फिल करते चलेंगे, फिर आप उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मान लीजिए ये रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया यहां तक पूरी हो गई, उसके बाद क्या है, उसके बाद की प्रोसेस यह है कि केंद्र सरकार द्वारा एक अधिकार प्राप्त समिति और एक जिला स्तरीय समिति का गठन हो जाएगा। अब जिला स्तरीय समिति का जैसे ही गठन होगा तो देखिए डीएम साहब की भूमिका आ गई ना, यानी कि आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली इस काम से, बस आपके अधिकार को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया है और ऑनलाइन कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इससे अच्छा क्या होगा कि जो लोग अप्लाई करने वाले हैं उसके नजरिए से सोचिए तो उन्हें सुविधा हो जाएगी। तो जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं तो आपने उसमें एक चीज पढ़ा होगा, गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये जो है गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन की बात की गई है, ठीक है। तो उसके आधार पर यह काम हो जाएगा। और दूसरी बात क्या, शासन प्रशासन के लिए क्या होगा, पारदर्शिता बनी रहेगी, है ना। यानी कि कोई भी गलत आदमी जो है वह भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा, ये बात यहां पर कही जा रही है, ठीक है। तो यहां पर जिला स्तरीय समिति का गठन हो जाएगा एक अधिकार समिति के साथ। उसके बाद समिति के पास आवेदन की जांच करने और भारतीय नागरिकता देने या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। यानी कि समिति ये देखेगी कि वाकई वह व्यक्ति जो है ये 3 देश से है कि नहीं, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से है कि नहीं। उस 3 देश में जो 6 जो गैर मुस्लिम मैंने अल्पसंख्यक बताया वे हैं कि नहीं, और वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, और फिर जो जरूरी दस्तावेज बताया गया है उसमें से कोई एक दस्तावेज उनके पास है कि नहीं जो कि उनकी बात को पुष्ट करता हो। ये सब चीज हो जाएगा, जांच पड़ताल ये कर लिया जाएगा। यदि जांच में सही चीज पाया गया है तो इस समिति को पूरा ये अधिकार दिया जाएगा कि उसे आप भारत की नागरिकता दे सकते हैं, मामले को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो इस समिति के पास ये पूरा अधिकार दिया गया है। भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को एक डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, है ना। ऑनलाइन ही सारा व्यवस्था देखिए हो रहा है, तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। राज्य सरकारों की इस प्रक्रिया में सीमित भागीदारी कर दी गई है, क्योंकि देखिए यहां पर पूरा जो मसला है वह गृह मंत्रालय अपने जिम्मे कर रही है। अधिसूचना में कहीं भी आपने देखा कि राज्य को बहुत अधिक शामिल कर रही है, नहीं, आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय ही सारा काम कर रही है। और डीएम के पास जब मामला जाता था तो यहां पर राज्य की भूमिका थोड़ी अधिक हो जाती थी, लेकिन मामला जब अब ऑनलाइन हो गया है और गृह मंत्रालय के तहत ही पोर्टल की पूरी निगरानी की जानी है, तो यहां पर राज्य सरकार की भूमिका जो है अपने आप सीमित हो जाएगी। इतना मामला आपको समझ में आ गया। अब चलिए किन क्षेत्रों को छूट दी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सीए को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद है। पहला विवाद तो मैंने बता दिया कि यह कहा गया कि आर्टिकल 14 के आधार पर विधि के समक्ष जो समानता की बात की गई है वह भेदभाव करता है धर्म के आधार पर, इसीलिए गैर संवैधानिक है। और इसीलिए आज में सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका दायर किया गया है IUML के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। तो पहला तो यह आधार बताया गया।
दूसरा, किसी किसी क्षेत्र को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति देखी जा रही है। उस क्षेत्र में कुछ बातें ये कही जा रही है कि वहां के जो निर्जातीय समुदाय हैं, वहां पर यदि बाहर के शरणार्थी आए हैं, उन्हें उस क्षेत्र में बसा दिया जाएगा तो उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है वह खत्म हो जाएगी। और आदिवासी समुदाय को लेकर के आप जानते हैं, ये जो आदिवासी समुदाय हैं 3 चीजों के लिए बेहद संवेदनशील होते हैं। क्या क्या? जल, जंगल और जमीन। ये 3 चीजों से इन्हें बेहद प्यार होता है। इसीलिए किसी भी हाल में ये नहीं चाहते हैं कि बाहरी कोई यहां पर आ जाए और इनकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की कोशिश की जाए। इसके संरक्षण की बात ये कहते हैं। तो सरकार ने इनकी बात को समझा भी है। अभी असम में काफी विरोध हो रहा है। मैं आपसे पहले भी बताया था कि असम में मतुआ समुदाय है, तो यहां पर असम में इसको लेकर के काफी विरोध हुआ है और इसकी चर्चा मैं करूंगा। क्योंकि असम में कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं, तो एक डिटेल से पूरा लेक्चर आ जाएगा उस पे। तो असम को अगर स्थिति देखिए, अब यहां पर चर्चा मैं कर ही रहा हूं तो थोड़ा सा बता देता हूं। असम की ये देखिए लोकेशन, यहां पर हमारा जो उत्तर पूर्व का राज्य है, 7 सिस्टर्स जिसे कहते हैं, बांग्लादेश के साथ देखिए, इधर म्यांमार के साथ, इधर भूटान के साथ ये सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। असम देखिए देखिए यहाँ पर ये जो है कई राज्यों के साथ और अलग अलग देश के साथ, ये बांग्लादेश इधर है तो इसके साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता रहा है कि यहाँ पर लगातार घुसपैठ होता रहा है। इस वजह से असम के जो लोग हैं उनका कहना है कि उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। एक लंबा डिबेट है, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर समझ लीजिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं उसे जो है इसके तहत छूट दिया गया है कि वहां पर नहीं बसाया जाएगा। कहने का मतलब है संविधान की 6ठी अनुसूची की बात की गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ राज्य हैं जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये तो आप पहले से जानते हैं, हमने कई बार इसकी चर्चा किया भी है। अभी लद्दाख में जो विरोध चल रहा है, लद्दाख के पोलो ग्राउंड में, आप जानते हैं लेह में, तो उसमें भी क्या लद्दाख का मांग किया जा रहा है कि हमें आप 6 शेड्यूल में डाल दीजिए। लद्दाख के लोग ऐसा मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को डाल दीजिए, ठीक है, ताकि उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसका संरक्षण हो सके। 6 शेड्यूल में जाने के बाद कुछ विशेष जो है प्रावधान मिल जाता है, संविधान के छूट मिल जाता है। हमने पहले इस पर चर्चा किया है। तो इसके तहत कहा गया है सरकार के द्वारा संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल जो ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसमें जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको छूट दिया गया है। जैसे इस 4 राज्य में कहां कहां, तो असम में, असम की जब हम बात कर रहे हैं, असम में ही ज्यादा विवाद यहां पर देखा गया है। तो असम में कहा गया है कि जो कार्बी आंगलोंग का क्षेत्र है, जो आदिवासी एरिया है, एसटी कम्युनिटी का क्षेत्र है, वहां पर लोगों को नहीं बसाया जाएगा। मेघालय में गारो हिल्स को लेकर के चर्चा किया गया है, मिजोरम में चकमा जिले को लेकर के, और त्रिपुरा के जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं, क्योंकि त्रिपुरा का जो यहां पर आदिवासी क्षेत्र है वो काफी छुटपुट आधार पर है, ठीक है। तो ये जहां जहां भी आदिवासी क्षेत्र होगा उन सभी जगहों को इससे छूट दिया गया है। कोशिश की गई है कि सभी लोगों को साधा जाए और कम से कम इस पर विवाद हो सके, ठीक है। अभी देश भर में आप जानते हैं इसको लेकर के मामला बहुत गर्म है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार जो है जगह जगह धारा 144 लगा रही है, असम में भी इसे लगा दिया गया है। तो इसके लिहाज से अभी बहुत सारी चीजें इस पर आना बाकी है, ठीक है। समय के साथ बहुत सारे आर्टिकल इससे संबंधित आपके समक्ष आएगा, आप इस पर पूरी तरह से नजर बना के रखिएगा। विवाद को लेकर अगर चर्चा किया जाए तो उसमें मैं पहले भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, मैंने अभी भी बताया है कि एक आर्टिकल 14 को लेकर के विवाद किया जा रहा है कि यह विधि के समक्ष समानता की बात है और धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो यह कानून जो है वह गैर संवैधानिक है। उसके बाद जो है इसमें गैर मुस्लिम की बात की गई है, तो कहा गया कि भाई आप कहते हैं कि धार्मिक आधार पर दे रहे हैं, तो रोहिंग्या समुदाय जो है वह म्यांमार में अल्पसंख्यक भी है और प्रताड़ित भी है, तो उन्हें क्यों नहीं दिया गया। तिब्बत के जो लोग हैं तो चीन के द्वारा वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है उनके अधिकार का, तो तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। श्रीलंका के जो तमिल समुदाय हैं वे भी तो अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं, उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया। तो बहुत सारे डिबेट हैं। अब क्या इस पर आउटपुट आता है, सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको लगातार अध्ययन अध्यापन इस टॉपिक पर करना पड़ेगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, चूंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला है और निश्चित तौर पर यह मुद्दा जो है भारतीय राजनीति को, न्याय प्रणाली को, शासन प्रशासन सभी को छूने वाला है, इसलिए आपकी नजर इस पर बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसलिए आज का जो प्रश्न मैं लेकर
लेकर के आया हूं, एक प्रश्न आपके लिए मेंस का लाया हूं। आप में से बहुत लोग कहते रहते हैं ना कि सर मेंस का क्वेश्चन नहीं लाते हैं, तो आज एक प्रश्न मेंस का लाया हूं और एक प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का भी लाया हूं। तो मेंस के लिए क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के 4-5 लाइन में जाकर के अपनी बात को मोटे तौर पर आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, और प्रीलिम्स का क्वेश्चन जब आएगा तो कौन सही जवाब होगा वह लिख दीजिएगा। देखिए मेंस का क्वेश्चन क्या है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इससे संबंधित प्रमुख चिंताओं को स्पष्ट करें। अब यहां पर प्रमुख विशेषताओं पर जाना है। देखिए कहते हैं कि एक अच्छे प्रश्न का जवाब वही होता है जो उस प्रश्न का जवाब होता है, यानी कि जो उस प्रश्न में पूछा गया है। इसको आप 150 शब्द में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस विधेयक के बारे में थोड़ी सी जानकारी इंट्रो में दीजिए और मुख्य विशेषता बता दीजिए। आप चाहें तो इसमें मैप वगैरह बना सकते हैं इंडिया का, आप और इंडिया के साथ जो पड़ोसी देश हैं तीनों देश को दिखा सकते हैं, और उसके बाद चार्ट बनाते हुए आप अगर लिखना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुद से अगर आंसर राइटिंग करना चाहें तो आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसमें 6 अल्पसंख्यक समुदाय को दिखा सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं कही गई है, जैसे तारीख कहा गया, ये सब चीजें उसमें कर दीजिए। अब उसके बाद इस प्रश्न का दूसरा सेगमेंट है, तो आधा जो है यहां पर शब्द बचा करके रखिए और उसे दूसरे सेगमेंट में खर्च कीजिए, जो प्रमुख चिंताएं क्या क्या इसको लेकर के रहा है। जो मैंने कहा चिंता में विवाद भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखिए कि इसकी जरूरत क्यों रही। कंक्लूजन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। 150 शब्द में आप ये कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पोर्शन पे आते हैं। प्रीलिम्स का प्रश्न है, और चूंकि प्रीलिम्स का मौसम है इसलिए ये प्रश्न आपके लिए ज्यादा जरूरत है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर सही है पूछा गया है तो देखना है। इसके माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 कल के लेक्चर में मैं आपको बताया भी था, ठीक है। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए सिर्फ हिंदू समुदाय, ध्यान देना है, जब भी किसी प्रश्न में, प्रीलिम्स के प्रश्न में सिर्फ, किंतु, परंतु, केवल ऐसे शब्द आ जाएं तो थोड़ा सा ठहर जाना है, विचार कर लेना है। दिक्कत हो सेंटेंस को पढ़ने में तो इंग्लिश वर्जन जो रहेगा क्वेश्चन में उसको भी पढ़ लेना है। हिंदू समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट एवं वीजा जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। इन सभी चीजों की चर्चा हमने की है। जो भी आपको सही लगे उसके आधार पर 4 विकल्प दिया गया है, कोई एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। आप इस टॉपिक पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है वाकई CAA समय की जरूरत थी, क्या वाकई इसके जरिए भारत में जो लंबे समय से शरणार्थी रह रहे थे उन्हें न्याय मिल पाएगा, और इस पर जो विवाद है उस विवाद पर आपके क्या विचार हैं, इससे हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराइए। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जो जवाब है वह जरूर दीजिए। मुझे उम्मीद रहता है कि आप जवाब अच्छा देते हैं, मैं देखते भी रहता हूं, और आप लोग काफी तर्कपूर्ण जवाब भी देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।